तो अपन रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री as there will be nuclear changes, change in nucleus, न्यूक्लियस। मतलब अब तक अपन जो पढ़ते आए वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते आए, अपन ने कभी न्यूक्लियस के बारे में नहीं पढ़ा। अब तक जो अपन पढ़ते आए ना वो सिर्फ अपन पढ़ते आए किसके बारे में, जैसे अपन अब तक जो पढ़ते आए, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो वो शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन शेल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, मतलब अब जो भी पढ़ेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन चेंज करेंगे या किसी को मतलब या न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, लाइक दैट, उस केमिस्ट्री को अपन न्यूक्लियस केमिस्ट्री कहते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन वगैरह से अपन को कोई मतलब एटम से तो मतलब होगा, लेकिन उनसे मतलब उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे अपन, इसमें न्यूक्लियस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा पार्ट अपन ऐसे लिख लेते हैं, इट इज डिस्कवर्ड बाय, है ना, जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री दैट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकमैन, है ना, इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकमैन एंड the first compound, radioactive compound, है ना, isolated in the lab, isolated in the lab, laboratory है, in the lab is by मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड, है ना, क्योंकि मैडम क्यूरी और प्रेरी हस्बैंड जो उनके हस्बैंड जो थे प्रेरी क्यूरी, दोनों ही ऑलमोस्ट 40 की एज में खत्म हो गए थे, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो उनको सिंस डिस्कवरी चल रहा था ना उस टाइम, तो उनको तो पता भी नहीं था कि मतलब उनसे रेडिएशंस निकल रहे होंगे और वो रेडिएशंस उनके स्केलेटन को वीक कर रहे होंगे। दोनों की डेथ 40 के आसपास हो। तो कहानी तो बहुत सारी है, ये भी कहानी बहुत मतलब वैसे ही है, बड़ी मजेदार कहानियां होती हैं, लेकिन मतलब उतना टाइम नहीं है अपने पास, है ना। तो अपन कहेंगे बाय द फर्स्ट कंपाउंड आइसोलेटेड बाय मैडम क्यूरी इज यूरेनियम। उन्होंने यूरेनियम को राइट आइसोलेट किया। फिर अपन लिखेंगे दैट इज बट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेस, सो विल राइट दैट एनी कंपाउंड which emits, है ना, which emit alpha, beta and gamma radiations. Gamma radiations is called radioactive substance. मतलब अगर ये तीनों उससे emit होने चाहिए, radioactive substance. The properties of these rays is studied by, है ना, इन रेस का जो प्रॉपर्टीज है ना of these rays is studied by Rutherford, ठीक है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही हुआ है अपन ने। तो डिस्कवर हेनरी बेकवेल ने किया, आइसोलेट फर्स्ट कंपाउंड लैब में जो बनाया वो मैडम क्यूरी ने, और जो अल्फा बीटा गामा रेस का जो प्रॉपर्टीज है, कोई भी कंपाउंड जो अल्फा बीटा गामा रेस देता है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो रदरफोर्ड ने पढ़ा। तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा रेस निकलते हैं। तो अगर अपन कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले लें तो ऐसे एक अपन चैम्बर बना लेते हैं जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखेंगे अपन, और उस चैम्बर से अपन ऐसे बनाएंगे, वो ब्लैक बॉडी होनी चाहिए, मतलब पूरा ब्लैक अपन ऐसे अपन को, ताकि ये खुद कुछ भी एमिट ना करे। तो इसको पूरा क्लोज करेंगे तो फिर उसमें रेस कैसे निकलेंगे बाहर। तो अपन कहेंगे यहाँ पर अपन ने एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख लिया, सपोज करते हैं दिस इज यूरेनियम,
यू नो यूरेनियम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। तो यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा लेते हैं। अपन सबको पता है व्हाट इज फोटोग्राफिक प्लेट। उस पर कोई रेडिएशन फॉल करेंगे तो एमिट करेगा ग्राफिक प्लेट, और जिंक सल्फेट से बनेगा, ये अपन को पता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट वो होता है जो उस पर कोई रेडिएशन फॉल करेंगे तो वो एमिट करेगा। सो वी नो दैट कि भाई अगर यहाँ पर रेडिएशंस आ रहे हैं, इससे रेडिएशंस निकलेंगे, और इससे अगर रेडिएशन निकलेंगे तो कुछ रेडिएशन ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाएंगे, है ना, और कुछ रेडिएशंस ऐसे होंगे जो इससे जो रेडिएशंस निकलेंगे तो कुछ यहाँ पर अपन बिल्कुल एक थिन होल बना लेंगे ऐसे, और उससे रेडिएशन पास करेंगे। अब यहाँ पर जो रेडिएशन पास करेंगे उनमें से इसको यहाँ वी नो दैट ये फोटोग्राफिक प्लेट है, और जिंक सल्फाइड ही लिख देता हूँ उसको बस। दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, ग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट जाते हैं ना, जो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होते, वो होते हैं गामा रेडिएशंस। और जो थोड़ा सा बेंड होते हैं, वैसे अपन को पता चला, अपन को कैसे बेंड करना पता चला कि हमने इसमें ना मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। तो जो अपन ने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अपन ने जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये जो रेडिएशंस थे, कुछ रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हुए, तो जो नेगेटिव, ठीक है, और जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए वो नेगेटिव। तो मैंने ये दिखाया कि इनमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, इनमें डिफ्लेक्शन कम होता है। जो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए वो अल्फा रेज थे, जो कम डिफ्लेक्ट हुए वो बीटा रेज। बीटा रेज जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तभी वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुए। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो दैट। और जो अल्फा रेज होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, वी नो दैट, दैट्स व्हाई वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक की तरफ डिफ्लेक्ट, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा रेज। तो ये बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होते हैं और अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि गामा रेज न्यूट्रल होता है। तो अपन उनके प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो अपन एक प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड द अल्फा बीटा गामा। एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में अपन पढ़ लेते हैं भाई व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज देख लेंगे, बीटा रेस की प्रॉपर्टीज देख लेंगे, और गामा रेस की प्रॉपर्टीज, अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर अपन की प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। तो अपन अल्फा रेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पर, बीटा रेस की यहाँ पर लिख लेते हैं, और गामा रेस की प्रॉपर्टी यहाँ देख लेते हैं। तो लेट अस चेक द प्रॉपर्टी। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अल्फा को डिनोट कैसे करते हैं। दे डिनोटेड बाय अल्फा रेस को अपन डिनोट करते हैं हीलियम से, ऐसे हीलियम अल्फा रेस, हीलियम आयन या हीलियम न्यूक्लियस लिख सकते हैं। बीटा को अपन डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन से, बीटा का मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और अल्फा रेस का मास हीलियम के बराबर होता है। ये ऑलमोस्ट मासलेस होता है, अपन मासलेस नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी रेस मासलेस नहीं होते हैं, तो ऑलमोस्ट मासलेस। दूसरी बात अपन लिखेंगे, अगर इनके मास की बात करें तो हीलियम का मास तो 4 m होता है, और ये न्यूट्रल होता है, तो इसको मासलेस क्यों लिखें अभी, अपन तो ये न्यूट्रल लिखेंगे क्योंकि अपन तो चार्ज की बात कर रहे हैं। ये 0 चार्ज होता है, दैट इज न्यूट्रल, डिनोटेड बाय गामा। डिनोशन है एक मतलब ना, चार्ज भी की भी बात नहीं कर रहे ना अपन, तो डिनोट कैसे करोगे वो बात कर रहे हैं। दीज आर रेडिएशंस, तो मैंने एच न्यू लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जैसे लिखते हैं ना अपन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो मतलब ये दे आर हाई एनर्जी रेडिएशंस। तो अपन ना रेडिएशंस जो होता है एनर्जी रेडिएशंस, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एच न्यू से। तो मैंने एच न्यू से डिनोट किया उसको, राइट। इसका मास होता है फिर 4 AMU,
आप एएमयू को कन्वर्ट कर सकते हो केजी में, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 के इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। दिस इज ऑलमोस्ट मास। ठीक है। अब अगर अपन चार्ज की बात करें तो ये तो अपन को दिख रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कितना होता है अपन को, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना है अपन को पता है। इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो अपन सबको पता है -1। इसको आप लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। 2 इंटू 1.602 10 की पावर -19 कूलम्स। दिस इज -1.602 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, और ये 0 क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है। अब इसमें भी अपन से E/m रेशियो पूछ सकते हैं। m अपन को पता है, E अपन को पता है, और वैसे अल्फा के लिए हमने कैलकुलेट किया भी है। नेक्स्ट वी कैन राइट द वेलोसिटी। अगर हम इनके वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो इसकी वेलोसिटी होती है ऑलमोस्ट दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी होगी 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, and this is almost nearly that is 3 into 10 to the power of 8 meter per second। नियरली लिखा अपन ने, थोड़ा 2.9 भी लिख सकते हैं अपन ऐसे मीटर पर सेकेंड। तो दैट्स व्हाई हमने उसको रेडिएशंस लिखा डायरेक्टली। व्हाट इज द रेडिएशंस। आयोनाइजेशन पावर लिखेंगे तो आयोनाइजेशन पावर का मतलब हो गया, अब जो अल्फा पार्टिकल है ना, जो रेज होते हैं ना, अल्फा रेज इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये एक अल्फा, एक बीटा, अल्फा बीटा अल्फा 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 अल्फा, सो ऐसे ना, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। Beta rays is a stream of electrons. Gamma rays, they are high energy radiations. तो एक अल्फा रेज एक हीलियम आयन होता है, एक बीटा रे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर अपन आयनाइजेशन पावर की कहेंगे तो अपन कहेंगे देख भाई, आयनाइजेशन पावर जिसका मास ज्यादा होता है उसका आयनाइजेशन पावर ज्यादा होता है। तो आयनाइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब आयनाइजेशन पावर का मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास लिखा मैंने। जैसे अपन लिखेंगे ना, अपने पास कोई हाइड्रोजन एटम है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटाना है, बाहर निकालना है, इससे इंडिपेंडेंट बनाना है। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन होगा, तो अपन कहेंगे सर जिसकी मास ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। अपन को ऐसा पार्टिकल चाहिए जो इसको हिट करके यहाँ से इजेक्ट करवा दे, तो जिसका मास ज्यादा होगा वो इजीली इजेक्ट करवा देगा, है ना, मोर मास। सर अल्फा हो। हाँ, तो इसलिए अपन ने लिखा कि अल्फा पार्टिकल हो जाएगा उसमें। तो अपन लिखने वाले हैं अल्फा, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि आप अल्फा को क्यों बताने वाले हो कि इसका हाई आयनाइजेशन पावर होगा, ये मॉडरेट होगा, और इसको अपन कहेंगे लो आयनाइजेशन पावर। तो सबसे ज्यादा जिसका मास ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन पावर होगा। 6th अपन लिख सकते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर भी बोल सकते हैं। अब पेनिट्रेशन पावर का मतलब है, अगर मान लो इन रेस के बीच में कोई ऑब्स्टिकल रखा जाए तो कौन सा रेज है जो ऑब्स्टिकल को इजीली पास कर जाएगा। तो अगर हम अल्फा रेज की बात करें तो कोई थिन पेपर वगैरह होगा उससे निकल जाएगा ये अल्फा रेज। इसलिए तो अपन को थिन मेटल शीट चाहिए होता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, तो उससे बात इसको पास कर सकता है। और पेपर का मतलब थिकनेस जो है वो अच्छा होता है, इट इज 1 mm के आसपास होता है ना। जबकि बीटा रेज जो होते हैं दे कैन पास थ्रू, सो दीज रेज कैन पास थ्रू द थिन पेपर, है ना। पेनिट्रेशन इफेक्ट मतलब किससे पास कर सकते हैं। सो पेनिट्रेशन इफेक्ट means the rays can pass through, these rays can pass through the object, है ना। तो पास थ्रू इसमें थिन पेपर होगा, इसमें ये मतलब वी कैन से द थिन मेटल फाइल्स
एल्यूमिनियम फॉइल्स भी लिख सकते हैं अपन, जैसे आपने देखा होगा ना, एल्यूमिनियम फॉइल्स जैसे वो घर में अपन को मतलब पराठे वगैरह रैप करके या फूड रैप करके अपन को देते हैं ना घर में, तो वो एल्यूमिनियम फॉइल्स होते हैं, तो उनको पास कर सकता है। और ये कैन पास थ्रू, है ना, 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट, मतलब ये तो 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट से भी पास कर सकता है ना। सो इट कैन पास थ्रू द 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट। तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल होगा फिर, क्योंकि अगर ये इसको 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट को पास कर सकता है, तब तो इट विल बी राइट ना, इट इज 20 सेंटीमीटर थिक लेड शीट, तब तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा, क्योंकि अगर ये हमसे पास किया तो सबसे ज्यादा डैमेज हमको यही करेगा, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमसे पास भी नहीं कर पाएंगे ना, ये हमें हिट कर सकते हैं बस, ये पास नहीं कर पाएंगे, ये हमसे आराम से पास कर सकते हैं। तो फिर ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होगा और हमारा स्केलेटन को वीक करके हमको वीक बना सकते हैं। सो दे आर मोस्ट हार्मफुल, सो गामा रेज विल बी मोस्ट हार्मफुल, है ना। सो गामा रेज इज मोस्ट हार्मफुल। Are most harmful rays. These are, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रेस। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। सो ये तो प्रॉपर्टीज अपन से थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज पूछते हैं, और प्रॉपर्टीज में जो ज्यादा अपन से पूछेंगे वो ये वाला पार्ट पूछेंगे, जो मोस्टली पूछते हैं। ये अपन को याद रहना चाहिए कि भाई मास क्या होता है, चार्ज अपने आप याद हो गया, वो 2 चार्ज वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एमिशंस। अब अगर अपन टाइप्स ऑफ एमिशंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एमिशंस, तो एक मिनट वो पेज दिखाया है, क्या हो गया, 1 मिनट वो लास्ट पेज दिखाया है मैंने, चलेगा ना। मैंने कल का तो आपको भेजा भी था ना वो नोट्स वगैरह, आ गया ना आपके हाँ पास, सर, है ना? हाँ सर। तो उसमें तो और भी अच्छा है कि नोट्स वगैरह सारे पास में आ जाते हैं, वो वीडियो के साथ ही भेजा उन्होंने, वीडियो के साथ अपलोड किया नोट्स को और वैसे आपको भेजा। चल शुरू करते हैं ना। तो टाइप्स ऑफ एमिशंस में अब जैसे कहेंगे अपन, पहले अल्फा एमिशन, पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई किस एमिशन से क्या होता है। तो पहले अपन चेक करते हैं अल्फा एमिशन। तो ठीक है ना, पूरा ऐसे लिखने अल्फा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा सिंबल लिख दो अल्फा एमिशन। अगर किसी कंपाउंड से अल्फा एमिशन होता है, तो फॉर ईच अल्फा एमिशन the mass number decreases by 4 units, decreases by 4 units, and the atomic number by 2 units, number by 2 units, 2 units. ये होता है अल्फा एमिशन से। अब अपन को पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट वो ऐसे अपन ने पढ़ा था ना, एक्स करके, एक्स लिखो, ऊपर मास नंबर लिखो, नीचे एटॉमिक नंबर लिखो, लाइक दैट वी हैव डन दैट, अपन ने पढ़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, सपोज करते हैं अपने पास गिवन है, एक एग्जांपल लिख देते हैं इसमें भाई कि अपने पास ऐसे गिवन है x, दैट इज a उसका मास नंबर है, z उसका एटॉमिक नंबर है। तो ये न्यूक्लियस है, अगर अपन इससे अल्फा एमिशन करते हैं तो अल्फा एमिशन मतलब एक नया एलिमेंट बनेगा y, और प्लस अल्फा एमिशन होगा तो हीलियम बनेगा, इधर 4 और इधर 2, ये डिक्रीज होगा। तो यही तो आपने लिखा हुआ है कि मास अगर अल्फा एमिशन होगा, दिस इज अल्फा एमिशन, तो a जो है वो 4 यूनिट डिक्रीज होगा और z जो है वो 2 यूनिट डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर जो मास नंबर होगा वो a-4 होगा, और यहाँ पर जो z होगा वो z-4।
atomic number. तो we'll get this is what. तो ठीक है, अगर कोई एक अल्फा मिशन होता है तो we'll get that कि भाई इसमें at mass number 4 यूनिट और atomic number 2 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा. दूसरा अपन लिख सकते हैं that is a beta emission. और इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि भाई ये इनिशियली जो कंपाउंड होता है उसको अपन कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो इसमें ना रेडियोएक्टिविटी में रिएक्टेंट को बोलते हैं अपन न्यूक्लियस होता है, ये भी न्यूक्लियस होता है, ये भी न्यूक्लियस होता है, तो इसको अपन कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियर. अब ये वर्ड यूज होगा तो अपन को पता रहेगा ना कि व्हाट इज पेरेंट न्यूक्लियर, मतलब रिएक्टेंट जैसे, और जो बनेगा वो डॉटर न्यूक्लियर. तो अगर ये वर्ड यूज होते हैं तो आपको पता रहेगा कि व्हाट इज पेरेंट न्यूक्लियर, व्हाट इज डॉटर न्यूक्लियर. राइट, सर ने आपको बता रखा. जो प्रोडक्ट बनेगा वो डॉटर न्यूक्लियर बोलते हैं. तो these are the emission, मतलब they are emitted in form of radiations. सेकंड अपन लिखेंगे सर पेरेंट न्यूक्लियर और डॉटर न्यूक्लियर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना. जो आपके पास पहले एलिमेंट है ना, मान लो आपके पास आपने ऐसे लिखा हुआ है, ये पेरेंट न्यूक्लियर है, ठीक है, तो मैं इससे डॉटर न्यूक्लियर ऐसे बना दूंगा, दैट विल बी योर डॉटर न्यूक्लियर. जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियर. ओके सर. है ना, दैट विल बी अ डॉटर. अल्फा मिशन से तो ये हमेशा कंजर्व होगा. दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो ये हमेशा कंजर्व होगा. इधर z था तो इन दोनों का सम हमेशा z होगा, और अगर a था तो इन दोनों का सम हमेशा z होगा. मतलब दोनों तरफ जो है वो a और z दोनों तरफ कंजर्व होंगे. कंजर्व होंगे तो इसका मतलब है कि जितना a इधर है उतना ही a इधर होगा. ठीक है, सो दैट इज पेरेंट न्यूक्लियर. एंड तो इसको कहेंगे अपन पेरेंट न्यूक्लियर, इसको अपन कहेंगे डॉटर न्यूक्लियर. ये तो एमिशन है ना, अल्फा रेस. थिंक यू गॉट इट है, सबको समझ में आया? यस सर. ठीक है, एक बार अपन न्यूक्लियर चेंजेस लिख लें, फिर अपन एग्जांपल भी लिखेंगे, काफी सारे एग्जांपल लिखेंगे कि सर बताओ तो करना क्या है. फॉर ईच बीटा एमिशन atomic number increases by 1 unit. Atomic number increases by 1 unit. By 1 unit. And no change in atomic mass number. That is mass number. A लिख दिया मैंने, अगर आप बोलो तो मैं पूरा लिख देता हूँ. mass number. Mass number. That is A. तो no change in mass number को अपन को पता है. तो mass number A होता है, वो भी अपन को. There is no change in mass number. तो मैं इसको लिखूंगा that is. अब इसमें एग्जांपल लिखेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, X है, इधर A होगा, ये Z होगा, that is the parent nuclei. Y बनाएंगे, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, इधर जरूर चेंज आ जाएगा, +1 हो गया, है ना. Z+1 लिखेंगे अपन, तो इधर Z+1 हो जाएगा. सो विल राइट दैट कि भाई लो भाई Z+1. और इधर बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है बीटा पार्टिकल. इन दोनों को सम करो, इसके बराबर है. इन दोनों ये है, इन दोनों को सम करो, इसके बराबर. कंजर्व हो तो Z और A हमेशा कंजर्व रहेंगे. तो इसका मतलब है कि अगर हमें बीटा एमिशन करना है तो एटॉमिक नंबर बढ़ाना होता है. फिर पेरेंट न्यूक्लियर, डॉटर. थर्ड की बात करते हैं अपन, दैट इज गामा रेडिएशंस. तो गामा रेडिएशन में देयर इज नो चेंज इन मास नंबर और एटॉमिक. सो देयर इज नो चेंज इन mass number and atomic number. तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं है गामा रेडिएशन, राइट. बट द
डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म्ड, ये अपन कहेंगे more stable nucleus is obtained, but the more stable nuclei is तो अपन देखते हैं क्या होता है। अब अपन को पता है, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास x था और x जो है वो राइट ना, अपन कहेंगे उसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज तो होता नहीं है, तो फिर ये रहेगा तो x, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर कुछ रेडिएशंस एमिट करेंगे, गामा रेडिएशंस। अब रेडिएशंस होंगे तो एनर्जी भी लॉस्ट होगा, क्योंकि रेडिएशंस मतलब इन दोनों का एनर्जी, भाई इधर जितना था ए और जेड उतना इधर भी था, मतलब कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये रेडिएशन निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अपन कहेंगे इधर रेडिएशन निकलेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इधर क्या हो रहा है, तो अपन कहेंगे इन दोनों का मास इसके मास के बराबर होगा। ये मास तो रेडिएशन के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा, हाँ, तो फिर इसका मास इससे कम होगा। अगर इसका मास इससे कम होगा, क्योंकि इससे कुछ रेडिएशंस भी निकला ना, रेडिएशन अपन को पता है मास को कैसे कन्वर्ट करता है एनर्जी में, राइट ना। तो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा रही होगी इससे, क्योंकि इससे तो रेडिएशन भी निकल गए, और रेडिएशन निकलेंगे तो दैट इज एनर्जी, एच न्यू इज एनर्जी, और एनर्जी होगा तो उसका कुछ मास रहा होगा, मास रहा होगा तो कुछ मास लॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब है इसका मास थोड़ा कम रहेगा। अब बहुत कम रहेगा, लेकिन मतलब डिफरेंस कम रहेगा, लेकिन कम तो हुआ, तो अपन कहेंगे इसमें स्टेबल न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर होगा इसके कंपैरिजन। तो पता सर बोलो। सर आपने तो ऊपर लिखा है देयर इज नो चेंज इन मास, तो मास नंबर लिखा है, मास थोड़ी नहीं, मास नंबर और मास में डिफरेंस होता है, हाँ ठीक है भाई। मास नंबर हमेशा इंटीजर होता है, मास हमेशा इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन भी हो सकता है, एटॉमिक मास, यस सर है ना, इसलिए वो स्टेबल न्यूक्लियर। ओके अब फोर्थ टाइप का रेडिएशन होता है जिसे अपन कहते हैं पॉजिट्रॉन, जिसको अपन कहेंगे पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन एमिशन अगर करेंगे तो अपन लिखेंगे देयर द दैट इज एटॉमिक नंबर decreases by 1 unit, decreases by 1 unit, 1 unit, but there is no change in mass number, no change in mass number में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलो देख लेते हैं भाई पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है। अगर अपने पास एग्जांपल, जैसे अपन ने यहाँ पर भी एग्जांपल लिया, यहाँ पर भी एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर भी एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि भाई अल्फा मिशन में क्या होता है याद होना चाहिए, बीटा मिशन में क्या होता है याद होना चाहिए, गामा मिशन में याद होना चाहिए, पॉजिट्रॉन में भी बिल्कुल वैसे ही अपन को याद होना चाहिए। भाई अगर अपने पास कोई पैरेंट न्यूक्लियर है तो अपन क्या करेंगे, एमिशन करना है तो y इट विल बी a, इसमें तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन z -1 हो जाता है, तो लिखा ना एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। तो फिर पॉजिट्रॉन एमिशन में दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। सो पॉजिट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे अपन ने डिनोटेड बाय लिखा था ना, कि इसको कैसे डिनोट करोगे, इसको कैसे डिनोट करोगे, इसको कैसे डिनोट करोगे, तो पॉजिट्रॉन को भी इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अपन कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी था, अगर आप देखोगे तो भाई इलेक्ट्रॉन तो ये भी है और इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो फिर डिफरेंस क्या है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो अपन कहेंगे देख भाई बीटा एमिशन में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन एमिशन में पॉजिटिव चार्ज होता है। सो वी कैन से दैट, फिर तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पॉजिट्रॉन एमिशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, पॉजिट्रॉन एमिशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, अपन उसको बोल सकते हैं ना ऐसे पॉजिट्रॉन एमिशन को। सो एमिशन क्या बोल सकते हैं उसे, बीटा एमिशन से अपोजिट ऑफ बीटा, तो अपन ऐसे पॉजिट्रॉन एमिशन इज आल्सो कॉल्ड एज
बीटा एमिशन बोल सकते हैं क्या? तो अपन कहेंगे सर बोल तो सकते हैं, बस इस पे ऐसे कर दो, क्योंकि देखना बीटा मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों का ही मास, इसका मास और इसका मास एग्जैक्टली सेम होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर आप उस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज लिखते हो रेडिएशन पे, तो फिर उसका बीटा पॉजिटिव एमिशन होगा। लेकिन अपन से जब भी कहा जाएगा बीटा एमिशन, तो वो हमेशा यही होगा जब तक कि अपन से बीटा पॉजिटिव एमिशन ना कहा जाए। अगर पॉजिटिव एमिशन कहेंगे तो अपन को तुरंत पता चल जाएगा यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है ना। तो अपन इसे पॉजिट्रॉन एमिशन भी लिख सकते हैं। तो इसमें मास नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट इन अ डॉट। तो एक और एमिशन होता है दैट इज कॉल्ड के कैप्चर। के कैप्चर या फिर अपन उसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। अब देखो इसमें एमिशन नहीं है, इट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिखेंगे, तो इसमें कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट, बट नो चेंज इन मास नंबर। सर अभी तो पॉजिटिव एमिशन में भी यही लिखा है आपने, नो चेंज इन मास नंबर। मास नंबर में आपने कोई चेंज नहीं बताया। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात कर लेते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब हो गया अपने पास, ये अपने पास गिवन है। अब आप कैप्चर की बात करोगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। भाई एमिशन होता तो राइट हैंड साइड पे लिखता ना, प्रोडक्ट से निकल गया कुछ। वो कैप्चर का मतलब तो ये होगा किसी ने उसको एब्जॉर्ब किया, कैप्चर मतलब एब्जॉर्ब किया। और एब्जॉर्ब करोगे तो फिर कंजर्व कर देता हूँ, दिस प्लस दिस मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए हो जाएगा, और दिस प्लस दिस जेड माइनस 1, दैट इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एमिशंस। अब अपन कहेंगे ठीक है सर, आपने मुझे सारे टाइप के एमिशंस बता दिए। 5 टाइप के एमिशन पढ़ने होते हैं बिल्कुल, अल्फा बीटा गामा पॉजिट्रॉन, और दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इनमें एक बार आप हमें एग्जांपल बता दो और ये बताओ कि भाई देखो Z जो है, मतलब हमें सिर्फ ये याद रखना है ना कि किसमें क्या एमिशन से एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आता है और मास नंबर में क्या चेंज आता है, बिल्कुल ये याद रखना है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ओवरऑल एग्जांपल, और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो अपने पास एक एलिमेंट है कॉपर। कॉपर से अपन काफी अच्छे से फैमिलियर होते हैं, और कॉपर का एटॉमिक मास अपन ले लेंगे 64 ले लेंगे। अब अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, अगर मैं इससे अल्फा एमिशन करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इससे बीटा एमिशन करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इससे गामा एमिशन करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं इससे पॉजिट्रॉन एमिशन होगा तो क्या होगा? और बताओ कि अगर मैं इससे सपोज इलेक्ट्रॉन कैप्चर करूंगा तो क्या होगा? तो पहले तो अपन क्या करेंगे कि भाई देखो, अल्फा मिशन में आपने मुझसे कहा था, और कंजर्वेशन अपन को पता है फॉलो करना होता है, ये ए है अपने लिए, ये जेड है अपने लिए। अब जो एलिमेंट बनेगा ना, अपन सबको पता है कि हम किसी भी एलिमेंट को पहचानते हैं उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से, एंड द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन मतलब यहाँ पर 2 प्रोटॉन कम होने वाले हैं, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट। मतलब जो नया एलिमेंट बनेगा वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर कम हो, 2 यूनिट कम हो, और ये 4 यूनिट। तो कोबाल्ट बनेगा प्लस अपन को मिलेगा ये बनेगा।
तो अपन बता सकते हैं कि भाई जो डॉटर न्यूक्लियस होगा वो क्या बनेगा। बीटा एमिशन से एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो अपन जिंक बना देंगे, ये 30 होता है और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर अपन कहेंगे ये लो भाई बीटा एमिशन। गामा एमिशन में इट विल रिमेन कॉपर बट इट विल बी मोर स्टेबल न्यूक्लियर विल बी फॉर्म, तो इसमें ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियर फॉर्म होगा जो भी अपन बनाएंगे, तो उसमें मोर स्टेबल न्यूक्लियर प्लस रेडिएशंस बता देंगे। अगर अपन पॉजिटिव एमिशन करेंगे तो एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, विल राइट दैट निकल विल बी फॉर्म, ये 20 है, और एमिशन दिस इज द एमिशन दैट विल बी। और अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करेंगे तो अपन कहेंगे इसमें भी एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, मतलब इसमें भी मैं 28 बनाने वाला हूं और ये 64, लेकिन यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन लिखना चाहूँ तो अपन ऐसे लिख देंगे, ए है Z है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सो दिस इज ए, दिस इज Z-1, और इसको इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाएंगे तो माइनस ऐसे, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, राइट ना, ऐसे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर बता सकते हैं, सो माइनस इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर, राइट। अब अपन कहेंगे सर ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन कैप्चर बताए, अब ये बताओ, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है कि आपने कहा बीटा एमिशन हो गया, गामा एमिशन हो गया, पॉजिटिव एमिशन हो गया और बस हो गया, ऐसे चेंजेस हो गए। हम तो एक बात जानते हैं कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है मतलब प्रोटॉन चेंज हो रहा है, और आप यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, तो आप हमें ये दिखाओ कि न्यूक्लियस में हुआ क्या था। सो अगर कहीं अल्फा एमिशन होता है ना, तो हीलियम अपने आप में एक एटम है, ये सब अपने आप में एटम नहीं थे, इनमें से कोई भी अपने आप में एटम नहीं है, लेकिन हीलियम इज एटम। तो जब भी अल्फा एमिशन होगा ना, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस होगा वो ब्रेक होता है दो न्यूक्लियस में, एक छोटा और एक बड़ा। सो पेरेंट न्यूक्लियस breaks into different nuclei, different nuclei। मतलब अल्फा मिशन होगा तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है उसका न्यूक्लियस टूटता है, तो अल्फा मिशन, क्योंकि दो एटम बने ना अपने पास। अब इसमें अपन कहेंगे कि भाई इसमें फिर क्या न्यूक्लियस चेंज टूटेगा क्या, तो अपन कहेंगे ये एटम थोड़ी होते हैं, तो रेडिएशन है। तो फिर इसमें क्या होता है, तो अपन कहेंगे देख भाई हमें एक बात पता है कि न्यूक्लियस में अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और हमें एक बात अच्छे से पता है कि अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ना चाहिए, तभी एटॉमिक नंबर बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो प्रोटॉन कैसे बढ़ते होंगे, तो अपन कहेंगे जब बीटा एमिशन होता है तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन कहेंगे भाई सर ऐसे थोड़ी होता होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहां से रेडिएशंस भी निकलते हैं, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड बीटा एमिशन, है ना। आप देखो इधर this will be equal to this plus this and this will be equal to this plus this, कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। वैसे भी न्यूक्लियस के अंदर ये काफी इजीली आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं थ्रू द मीसॉन्स, लेकिन जब एमिशन होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही बीटा एमिशन हो जाता है। वो पढ़ेंगे अपन कि बीटा एमिशन कब होता है, हमें कैसे पता चलेगा बीटा एमिशन होगा नहीं होगा, वो अपन देखेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कि भाई हमारी मर्जी वो 29 था 30 कर दो। अगर 30 करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में क्या चेंज आया। इसमें सिर्फ स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म क्योंकि ओनली रेडिएशन आर एमिटेड, स्टेबल न्यूक्लियस फॉर्म इस फॉर्म।
और इस केस में अगर अपन देखेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन में, तो अपन कहेंगे पॉजिट्रॉन एमिशन में अब इसमें भी एटॉमिक नंबर तो डिक्रीज हो गया। तो कैसे डिक्रीज हुआ होगा? तो हम तो एक ही बात जानते हैं कि भाई अगर प्रोटॉन कम हो गए न्यूट्रॉन से, अगर प्रोटॉन कम होगा तो ही एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करूंगा। तो इसका मतलब है इसमें एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन एमिशन करता है। ये पॉजिट्रॉन एमिशन इन दोनों, दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो इसमें एक प्रोटॉन जो होता है पॉजिट्रॉन एमिशन में वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो जब इनका ही आपस में इंटर कन्वर्जन जो होता है उसकी वजह से ही रेडिएशन आते हैं। अगर अपन इसकी बात करेंगे तो दिस इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब हो गया, अब इसमें भी आपने क्या किया, एटॉमिक नंबर डिक्रीज किया, मतलब प्रोटॉन को कम किया। अगर प्रोटॉन को कम करोगे तो एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना देगा, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया ना इसने, सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके और फिर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा। अगेन इट इज बैलेंस्ड। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तभी कन्वर्ट होगा जैसे अपन को पता है, अगर मान लो किसी न्यूक्लियस में अपन ऐसे ना, अगर मान लो किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर, अगर प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा है न्यूट्रॉन से, वैसे ऐसा होता नहीं है। जनरली क्या होता है, न्यूट्रॉन ही ज्यादा होता है प्रोटॉन से। आप किसी भी एटम को सोचो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस होगा, तो न्यूट्रॉन ही ज्यादा होता है प्रोटॉन से। बट हम आर्टिफिशियली ऐसे बना सकते हैं, गोल्ड का ये प्रॉपर्टी होता है, अपन उसमें बना लेते हैं, ये गोल्ड में बना सकते हैं अपन ये, ठीक है। तो गोल्ड में अपन बना लेते हैं ऐसे, प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा है न्यूट्रॉन से। तो अपन क्या करेंगे, ये जो डिफरेंट शेल्स बनाएंगे ना इधर, ये एक शेल हो गया, एक शेल और बना लिए अपन ने, तो ऐसे डिफरेंट शेल्स हो जाएंगे है ना। तो ऐसे अपन डिफरेंट शेल्स बना लेंगे। अब ये डिफरेंट शेल्स जो अपन बनाएंगे ना, ये डिफरेंट शेल्स, तो इन शेल्स को अपन बोलते हैं, दैट इज वी नो दैट कि ये जो पहला वाला शेल होता है 1 2 3 ऐसे, तो पहले वाले शेल को अपन कहते हैं के, दूसरे वाले को कहते हैं एल एम एन ओ, ऐसे पी क्यू ऐसे लिखते हैं अपन। तो अब देखो इसको अपन ने क्या लिखा था, इसको अपन ने इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर भी कहा था, के कैप्चर में बोला था, इसलिए कि अपन को पता है कि भाई के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर बाकी अपन को पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपन बना लेंगे, है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स से बना सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जब प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा होगा ना न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो ये प्रोटॉन ये के शेल से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, के शेल से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो प्रोटॉन होगा, अगर प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा है तो वो के शेल से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन उसको कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इधर, है ना। ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा इधर क्योंकि कंपनसेट होगा ना, क्योंकि एक प्रोटॉन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बाकी कंपनसेट कर देंगे, वो उसमें कोई चार्ज नहीं आने वाला, क्योंकि एक प्रोटॉन कम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएगा, तो एटम विल रिमेन न्यूट्रल, एटम में कोई चेंज नहीं आना, वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, जब यहां से ये इसमें एब्जॉर्ब करेगा तो के शेल से, इसलिए अपन उसे के कैप्चर बोलते हैं कि के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इधर फॉल करेगा, ये इधर फॉल करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में फॉल करेगा तो एनर्जी हमेशा इमिट होता है। तो यहां पर जो एनर्जी इमिट हुआ ना, तो यहां पर अपन कहेंगे एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेस, इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेस, ऑफ रेस।
तो अपन ने कहा ये रेस जो एमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे थे फॉल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा था इसलिए फॉल हो रहा था। तो फिर इन रेस, ये कौन से रेस थे? तो इन रेस को ना कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये है कौन से रेस। बाद में मतलब बताया गया अपन को रोटेजन में कि ये कौन से रेस है। तो पहले तो अपन यही बोलते थे कि हमको नहीं पता कौन से रेस है। तो अपन जैसे होता ना कि अपन लिखते ना, लेट मास ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स या वाई, ऐसे लेते हैं अपन। तो उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है, अपन को नहीं पता अगर ये रेस, तो अपन उनको ये बोल देते हैं, हमको नहीं पता कौन से रेस है। ठीक है, तो एक्स रेस ऐसे प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। अपन पढ़ते हैं ना, एक्सरे, गामा रेज, राइट ना, अल्फा रेज, बीटा रेज। तो यस एक्स सर। रेज जो होते हैं, वो एक्स रेज जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो एक्सरे अपन कभी कभी जाते हैं ना कि फ्रैक्चर हो गया, चलो एक्सरे निकलवा के आते हैं, तो वो एक्सरे जो होता है वो इस टाइप से गोल्ड प्लेट से वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, उससे रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडिएशंस को हम बॉडी से पास करते हैं, तो वी गेट द एक्सरेज इज दैट। ठीक है, तो ठीक है, हमको ये भी पता चल गया कि भाई देखो, अगर हमें कोई एलिमेंट गिवन है, उसमें अल्फा, बीटा, गामा, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर करेंगे, तो अपन कैसे प्रोडक्ट बताएंगे, कौन से एलिमेंट लिखेंगे अपन, और कैसे उनका प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होता है वो भी पता चल गया अपन, न्यूक्लियस में क्या होता है। ठीक है, और सभी रेस के बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन आ। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको, तुम मुझे बताना कि अगर कोई प्रोसेस है मेरे पास, सपोज ऐसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, calculate the number of alpha and beta rays emitted in the process. मान लो अपने पास गिवन है यूरेनियम 236 92 and it gets converted into lead, Pb होता है 208। नेचर में जितना यूरेनियम है ना, वो सारा का सारा ऐसे डिकम्पोज होके इसमें आ रहा है। तो इसमें अल्फा रेस भी आते हैं और बीटा रेस भी आते हैं। आपको अल्फा रेस पता है क्या होता है, और बीटा रेस भी पता है आपको क्या होता है। अब इनमें बताओ कि कितने अल्फा रेस होंगे और कितने बीटा रेस, कैसे कैलकुलेट करोगे? अपन को एक बात अच्छे से पता है, ये वैल्यू और इन सब का सम कंजर्व होता है, ये वैल्यू और यस। इन सब का सम कंजर्व होता है। तो अपन उससे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना आंसर। तो करो कैलकुलेट और बताओ मुझे एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा। एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा ये बताना है आपको। यस सर, एक मिनट। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है 7। और वाई का वैल्यू कितना? 4। दोनों ही करेक्ट है।
ठीक है, देख अपन ने क्या किया, अपन ने इधर लिखा कि भाई पहले अपन को एक बात पता था कि मास नंबर चेंज तो सिर्फ अल्फा से हो सकता है बस। तो अपन ने लिखा भाई देखो एक इक्वेशन अपन ने ऐसे बना लिया 236 इज इक्वल टू लेड हो गया 208 प्लस ये हो गया 4x, अब प्लस अपन ने लिखा y इंटू 0। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, और दूसरा इक्वेशन अपन इसका कंजर्वेशन लिख लेते हैं 92 इज इक्वल टू 82, तो ये आ गया और ये 2x आ जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास माइनस y। ये इक्वेशन टू आ गया। तो पहले वाले से अपन x कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरे वाले से y कैलकुलेट कर लेते हैं, x को सब्स्टिट्यूट करके। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो अपन मतलब अपन से ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है काफी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को रेडी रहेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपन को, है ना, सारे के सारे। तो कभी कभी अपन से ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई कि मतलब इसमें ना एक मतलब इसको कुछ और कांस्टेंट डाल देंगे और फिर अपन से मतलब ऐसे करके ना, जैसे एक क्वेश्चन लिखा अपन ने, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक एलिमेंट x है, ये a हो गया, ये b हो गया और कन्वर्ट हो रहा है सब कुछ y में, और ये c हो गया और d हो गया। ठीक है, इसमें m हीलियम आइंस है और इसमें n बीटा पार्टिकल्स है। तो बताओ m और n के वैल्यू क्या होंगे? तो अभी लिखा तो है आपने, x और y जैसे पूछा था ऐसे इसमें लिख दूंगा, बस डिफरेंस क्या होगा, a इज इक्वल टू लिख लूंगा, दैट इज c प्लस 4n प्लस 0n हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो n नहीं लिखते हैं अपन, है ना। तो एक इक्वेशन अपने पास ऐसे आ गया और एक इक्वेशन अपने पास ऐसे आ जाएगा, b इज इक्वल टू d प्लस 2m प्लस माइनस माइनस n। लो भाई दूसरा इक्वेशन आ गया, यहाँ से m लिख लेता हूँ, सो m विल बी इक्वल टू दैट इज a माइनस c डिवाइड बाय 4। यहाँ m सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ और n कैलकुलेट कर लेता हूँ। So this is equation 3. Substitute in equation 2. So we get b will be equal to d plus 2m. So that will be equal to a minus c divided by 4, है ना, माइनस है। तो n को उधर ले जाते हैं और b को इधर ले आते हैं, लिख दिया भाई n, और थोड़ा सॉल्व कर देंगे, हो गया अपने पास n का वैल्यू क्या आएगा। सो अपन लिख लेंगे भाई n will be equal to d प्लस, इसको तो कैंसिल कर लेते हैं, तो अपन को मिलेगा a माइनस c डिवाइड बाय 2 और अपने पास आएगा माइनस में। तो इस टाइप से बता दें, राइट। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट। और अगर m के टर्म में पूछेंगे तो अपन इसके फिर तो अपन लिख ही देंगे इसमें a माइनस सी, तो वो तो लिख ही दिया था अपन ने ये वाला पार्ट। तो जो भी पूछेंगे अपन बता देंगे n का वैल्यू कितना आएगा और n का उसका वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू। तो कभी अपन से क्या बोलते हैं ना, वो ऑप्शन में इस टाइप से पूछ लेते हैं कि बताओ m का करेक्ट वैल्यू क्या है या n का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो उस टाइप से आंसर अपन से पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये सारा पार्ट जो डिस्कस करते हैं अपन, मतलब अल्फा बीटा गामा, इसके बाद अपन को पढ़ना होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की। भाई हम कैसे बताएंगे कि न्यूक्लियस की, देखो अगर न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो देयर विल बी नो अल्फा बीटा गामा एमिशन, लेकिन अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो देयर विल बी अल्फा बीटा गामा एमिशन। तो अब अपन कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, या हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी न्यूक्लियस को देख के कौन सा मिशन करना है ना। तो अपन उसके लिए पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ना अपन दो टाइप से पढ़ सकते हैं। एक तो होगा कि अपन ये कैलकुलेट करें कि न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियर और डॉटर न्यूक्लियर में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। एक तो वो हो सकता है कि डॉटर न्यूक्लियर की एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है, और दूसरा
कि भाई हमें पता रहे कि भाई कैसे हम न्यूक्लियस को देख के बता सके कि यार स्टेबल न्यूक्लियस इससे कौन सा एमिशन होगा, या तो अपन अल्फा बीटा गामा एमिशन करके स्टेबल बनाए। तो एक तो अपन न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बता सकते हैं बाय द बाइंडिंग एनर्जी। सो स्टेबिलिटी ऑफ nucleus can be calculated by binding energy. बाइंडिंग एनर्जी है ना, एक तो अपन बाइंडिंग एनर्जी से बता सकते हैं, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो फिर अपन कहेंगे उसके लिए अपन को मास डिफेक्ट चाहिए, which can be calculated by mass defect, can be calculated by mass defect, by mass defect, defect, mass defect को अपन डेल्टा एम से देखा। तो पहले अपन ना इनको समझ लेते हैं कि भाई मैं बाइंडिंग एनर्जी को क्या समझूं। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी अपन को पता है क्या होती है। जैसे अपने पास हाइड्रोजन एटम है, उसका न्यूक्लियस होगा, तो अगर अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो ये इससे बाइंडेड होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर इसमें होगा तो ये इससे बाइंडेड होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अच्छा, तो वो शेल की एनर्जी, मतलब आप ये बता रहे हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन में जो होगा उसको भी अपन बाइंडिंग एनर्जी, मतलब दो चीजें कोई भी जो बाइंड होंगे आपस में, जिस एनर्जी से वो बाइंड होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो अपन यहाँ पर, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप तो न्यूक्लियस के लिए पढ़ा रहे हो, तो फिर यहाँ पर कैसे बताओगे? तो अपन ऐसे बताएंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो अपन कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी जो होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड to bind up the nucleons, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स, to bind up the nucleons together inside the nucleus, is called binding energy। मतलब अब आप मुझसे कह रहे हो कि मतलब जो अंदर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनको आपस में बाइंड अप करने के लिए जो एनर्जी यूज हुई उसको अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यूज्ड और रिक्वायर्ड टू बाइंड अप द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? देख के बता सकते हैं क्या? तो अपन कहेंगे देख के नहीं बता पाएंगे, अपन ऐसे बता पाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी अपन कैलकुलेट कर पाएंगे मास डिफेक्ट से, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी अपन कैलकुलेट कर पाएंगे मास डिफेक्ट से। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? तो अपन कहेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, हमेशा मतलब एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन मतलब एक्सपेरिमेंटली। सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the sum of the mass of फ्री जो न्यूक्लियंस होते हैं ना, न्यूक्लियंस मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, सम ऑफ द मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स is always greater than the mass of stable nuclei of atom। तो अपन कहेंगे सर ठीक है, आपने ऐसे लिखा, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा क्लियरिटी और कम है, तो मैंने ऐसे लिखा
डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ द mass of neutron and proton minus the mass of stable nuclei. तो अपन कहेंगे ठीक है, आपने जो डेफिनेशन में लिखा था उसको थोड़ा इजी वे में लिख दिया, लेकिन समझ में अभी भी नहीं आया। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फॉर सोडियम एटम। सोडियम से तो अपन काफी फैमिलियर है। सोडियम एटम अपन को पता है, सोडियम में Na ये 23 मास नंबर होता है और 12 उसका एटॉमिक नंबर, 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। मॉर्निंग इफेक्ट ना, 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जो सोडियम अपन को गिवन है, इसमें अपन को पता है न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं एंड प्रोटॉन 11 होता है सोडियम में। तो अगर अपन डेल्टा एम लिखेंगे तो डेल्टा एम इज इक्वल टू इनके सम लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, सपोज करते हैं 12 और मास हो जाएगा 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के प्लस ये हो जाएगा प्रोटॉन 11 इंटू 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के। ये तो हो गए इनके मास ऑफ फ्री न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। और अगर इसका मास अपन लिखेंगे तो अपन कहेंगे इसका मास तो होगा 23 AMU। तो AMU अगर आप उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 AMU होगा, तो अपन को पता है AMU को कैसे लिखना होता है। AMU is 1.666 into 10 to the power minus 27 के। अगर अपन इन दोनों को चेक करेंगे, इनके प्रोडक्ट को और इनके प्रोडक्ट को, तो वो इससे बड़ा आ रहा है, मतलब ये तो जो है इससे बड़ा है। देखो इसमें भी 6-7 है, इसमें भी 6-7 है, जबकि इसमें 6-6-6 है। तो जो इनका डिफरेंस है दैट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0। ये मास डिफेक्ट होता है। और जो इनका डिफरेंस है ना मास का, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो मास सोडियम एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 और प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, इनको बाइंड अप करने के लिए यूज हुआ। अपन बता भी सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जैसे अपन एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें, अगर मान लो मास डिफेक्ट आपका 1 AMU है, तो जो एनर्जी यूज होगी वो 931.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब अगर कहीं मास डिफेक्ट 1 AMU का भी है तो इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो इतना एनर्जी यूज हो जाएगा। वैसे यहाँ 1 AMU नहीं आएगा, बहुत कम आएगा। ये एनर्जी बहुत ज्यादा होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 931.48 ना। तो इसमें अपन बता सकते हैं कि मास डिफेक्ट हमेशा किसी भी न्यूक्लियस में कैलकुलेट करोगे, नॉट ओनली सोडियम, कि जो इंडिविजुअल मासेस होते हैं ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, अगर अपन इंडिविजुअल न्यूट्रॉन और इंडिविजुअल प्रोटॉन के मासेस को ऐड करें तो वो हमेशा स्टेबल न्यूक्लियर के मास से ये ज्यादा होगा। तो फिर इसी के डिफरेंस को अपन कहते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास को अपन कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में। दिस मास इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग। और मास को बाइंडिंग एनर्जी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी नो दैट। और डेल्टा एम मास डिफेक्ट हो गया और सी स्क्वायर लगेंगे। बस आप इसको एम के ऐसी नोट में लोगे तो ये जूल्स आएगा। तो जूल्स में लाने के लिए इसको केजी में लाना होता है और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
सो 1 जूल इज इक्वल टू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर अपन जूल्स को मास और वेलोसिटी में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। तो ये यूनिट भी हो गया हमारे पास। अगर कभी हमें जरूरत पड़ी कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपन बता सकते हैं हाउ मेनी। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अब अपन क्या करेंगे, जितना ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा डेल्टा एम, और जितना ज्यादा डेल्टा एम उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। ये तो कांस्टेंट है, सी इज अ कांस्टेंट ना। सो अपन लिखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस will be directly proportional to binding energy। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो मतलब ज्यादा मास यूज हुआ न्यूक्लियस को बाइंड अप करने में, और ज्यादा मास तभी यूज होगा, ज्यादा एनर्जी तभी आएगी जब ज्यादा मास यूज होगा। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। तो अपन कहेंगे भाई स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम। अगर डेल्टा एम ज्यादा होगा, ये मास डिफेक्ट ज्यादा होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो एक तो अपन बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब न्यूक्लियंस आर स्ट्रांगली बाइंडेड विद ईच अदर। स्ट्रांगली बाइंडेड होंगे तो उस न्यूक्लियस को अपन ज्यादा स्टेबल बोलेंगे। वीकली बाइंडेड होंगे तो वो न्यूक्लियस ब्रेक भी हो सकता है इजीली। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय stability of nucleus can also be calculated by can be calculated by। एक तो बाइंडिंग एनर्जी वाला पार्ट था, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थे, वो सारा कुछ मल्टीप्लाई करके 10 to the power minus 27 kg। वैसे वो इजी था, टिपिकल नहीं था, क्योंकि अपन तो फटाफट इससे क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 27 बाहर निकाल देंगे। इसका इससे प्रोडक्ट चाहिए, इसका इससे प्रोडक्ट चाहिए, और 23, तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। अदरवाइज ये भी है कैलकुलेटेड बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। So that is n/p ratio। अब इसमें थोड़ा इजी इसलिए रहेगा कि अपन को एक बात पता है कि भाई देख, न्यूट्रॉन भी इंटीजर होगा और प्रोटॉन भी इंटीजर होगा, मतलब यहाँ फ्रैक्शन का कोई कैलकुलेशन नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। तो इसमें अपन क्या लिखते हैं, अपन कहते हैं इफ n/p is equal to 1 then it is a stable nuclei। It is stable nuclei। But if n/p is not equal to 1 then it is unstable nuclei। तब ये अनस्टेबल होता है। अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे जनरली the n/p ratio is nearly 1 up to atomic number 20, up to atomic number 20, मतलब कैल्शियम तक की बात कर रहे हैं आप, कैल्शियम का 20 होता है। बट as the atomic number increases, the increase in neutron is more as compared to proton। The increase in number of neutrons is more than proton, more than number of protons। तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ेगा प्रोटॉन से तो n/p इंक्रीजेस,
thus n by p increases. So n by p increases. और इंक्रीज होगा तो अनस्टेबल होगा. If n by p is greater than 1.53 after atomic number 83, वो 1.53 हो जाता है. Then nucleus are highly unstable. Nucleus are highly unstable. Highly unstable. And it has radioactive properties. Active properties. So इसका मतलब है all elements after atomic number 83, that is bismuth. After bismuth, ये bismuth होता है. All will have radioactive properties. तो एटॉमिक अगर n by p 1 होगा तो स्टेबल होगा. n by p between 1 to 1.53 it will be unstable but not radioactive. लेकिन अगर 1.53 से ज्यादा होगा n by p तो then it is a radioactive. n by p is equal to 2, that is maximum. It is maximum. इससे ज्यादा नहीं हो सकता. भाई न्यूट्रॉन डबल हो जाए किसी एटम में, ऐसा थोड़ी होता है. सो मैक्सिमम फॉर ट्रिशियम. ट्रिशियम के लिए जो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ना, एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तो इससे ज्यादा अनस्टेबल और कुछ भी नहीं होगा. इसमें न्यूट्रॉन 2 होते हैं और प्रोटॉन 1 होता है. सो इट इज मोस्ट अनस्टेबल. मोस्ट अनस्टेबल, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल. The neutrons and protons are also present in neutrons and protons in nucleus also follows Aufbau principle, Hund's rule, and Paulus principle. अब अपन कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो भी शेल्स में होता है. बिल्कुल होता है. मतलब जो न्यूट्रॉन होते होंगे वो भी शेल्स में होते होंगे और जो प्रोटॉन है वो भी शेल्स में होते हैं. बिल्कुल होता है. तो न्यूक्लियस ही इतना छोटा है तो वो शेल्स में कैसे होंगे? अब होते हैं, हम क्या कर सकते हैं. इट वाज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन शेल्स, प्रोटॉन इन शेल. तो जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे ये भी होता है. तो ये होता है 2, 8, 20, 28, 50, 82, then it will be 114. वैसे ही न्यूट्रॉन्स होते हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सन. तो इन शेल तो ये भी होंगे, लेकिन नंबर दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है. नंबर दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, बस डिफरेंस लास्ट में होता है. ये 126 होता है. These are called magic numbers.
अब मैजिक नंबर क्यों? क्योंकि जैसे अपन एटम को लिखते हैं ना कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो हाईली स्टेबल है। वैसे इसमें अगर किसी शेल में किसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर 2 और 2 है तो हाईली स्टेबल, 8 और 8 है तो हाईली स्टेबल, 20 है तो हाईली स्टेबल। तो इनसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि अगर किसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इनमें से कुछ भी है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अदर्स। अपन यही रुकेंगे, इससे आगे नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे, राइट? अपन यही रुकेंगे और इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम बढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के न्यूक्लियस में मतलब सेल वाइज प्रेजेंट रहता है तो सर ऐसा होगा क्या जो लास्ट सेल में अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है उसका अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है उससे ज्यादा रहेगा? अगर रुका रहेगा तो बिल्कुल